नमस्कार। हर शनिवार की तरह इस शनिवार में आप सभी का स्वागत है। घड़ी में बज चुके 8। प्रोग्राम शुरू हो चुका है बायोस्कोप। मैं हूँ आपकी हमसफर, आपकी फिल्मी गाइड, आपकी फिल्मी दोस्त आरजे निकिता। हर शनिवार की तरह इस शनिवार में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और शुरू कर रहे हैं हम हमारा आज का ये बायोस्कोप। आज के बायोस्कोप होगी कुछ खास, कुछ अलग, क्योंकि आज के बायोस्कोप में होगी कौन सी फिल्म, चलिए हम आपको बताते हैं। आज हम चलेंगे 2006 में। 10 नवंबर 2006 को बनी ये फिल्म विवाह। इस फिल्म को बनाया था सूरज बड़जात्या ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या। इस फिल्म को लिखा था सूरज बड़जात्या ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन हाउस है राजश्री प्रोडक्शन। इस फिल्म का खूबसूरत संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और इस फिल्म के गीत भी लिखे हैं रविंद्र जैन ने। इस फिल्म में कुल मिलाकर 10 गाने हैं जिन्हें गाया है उदित नारायण, कैमला जैन, श्रेया घोषाल, बाबुल सुप्रियो और अन्य सिंगर्स ने। वैसे ये फिल्म 2006 की एक सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म 6 महीने तक टॉप पे थी। इस फिल्म के साथ धूम 2, कभी अलविदा ना कहना, भागम भाग ऐसे भी फिल्में आई थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। ये फिल्म में बहुत ही भारतीय क्लासिकल म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे सरोद, सितार, वायलिन। इस फिल्म में अभिनय किया है शाहिद कपूर, अमृता राव, समीर सोनी, लता सबरवाल, अनुपम खेर, आलोक नाथ, सीमा विश्वास और अन्य कलाकारों ने। ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो भारतीय संस्कृति से संबंधित है। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह को पवित्र माना गया है, वैसे इसे दिखाया है। सगाई और शादी के बीच का जो रिश्ता होता है, पल होते हैं, सूरज बड़जात्या ने बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। इस फिल्म में किरदारों के नाम इस प्रकार है: प्रेम यानी शाहिद कपूर, पूनम यानी अमृता राव, कृष्णकांत यानी आलोक नाथ, हरिश्चंद्र यानी अनुपम खेर, भावना यानी लता सबरवाल, सुनील यानी समीर सोनी और अन्य कलाकार। ये कहानी है एक छोटे से गांव मधुपुर से और एक बड़े शहर दिल्ली से। इस फिल्म में बहुत सारे मुंबई और दिल्ली के अलग अलग भागों से सीन लिए गए हैं। ये फिल्म पूरी तरह भारत में शूट की गई है और इसीलिए इस फिल्म की बात ही कुछ खास है। ये कहानी शुरू होती है मधुपुर गांव से। कृष्णकांत अपनी बेटी छोटी के साथ और अपनी पत्नी रमा के साथ रहते हैं। उनके साथ उनके बड़े भाई की बेटी पूनम रहती है। पूनम ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। तब से कृष्णकांत ही पूनम को संभालते हैं, पूनम को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। पूनम एक सहमी सी, सिंपल सी, एक भोली भाली लड़की है जो अपनी चाचा जी की लाडली है। पर पूनम की चाची यानी रमा पूनम को पसंद नहीं करती थी। पूनम बहुत ही खूबसूरत, संस्कारी, गुणी थी। पूनम के चाची को ऐसा लगता था कि उनकी बेटी सांवली है, दिखने में भी कुछ खास नहीं है, तो पूनम को
सारे अधिकार मिलते हैं, सभी पसंद करते हैं, पर उनकी बेटी छोटी को कोई पसंद नहीं करता। इसीलिए वो पूनम से हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती है, पूनम से ठीक तरह से बात नहीं करती। फिर भी पूनम एक आस लगाए बैठी थी कि कभी न कभी उसकी चाची उसे अपनाएगी, उसे वो ममता देगी जिसके लिए वो तरसती है। ऐसे दिन बढ़ते रहते हैं। पूनम अपने चाचा के हर बात को मानती थी, चाचा का ख्याल रखती थी। पूनम के गुण, पूनम की सुशीलता, सुंदरता सबसे अलग थी। कृष्णकांत जी, जी ये पूनम है ना आपकी बेटी? अरे वाह, आपने खूब पहचाना। आपने तो इतना सा देखा होगा इसे। बस पहचान लिया। इस साल बीकॉम कर लेगी। मेरा अकाउंट्स का सारा काम यही संभालती है। वो सब ठीक है, मेरी जेवर बनाने की मेहनत पर तो पानी फिर गया। बिटिया इतनी सुंदर है तो मेरे जेवरों को कौन देखेगा? छोटी छोटी, चाची जी मैं बुला के लाती हूँ। देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान। जी इतना अच्छा गाना है, एक झुमका साथ है बस यही हाँ। अगर चाची जी को पता चल गया यहाँ पढ़ाई नहीं ठुमके लग रहे हैं तो जानती हो ना क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम जो हो मुझे बचाने के लिए। चल चल तैयार होना है, नीचे मेहमान आए हैं। हे भगवान, मेहमान बाबूजी के आते हैं, माँ तंग मुझे करती है। पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, काजल लगाओ। जब तक नीचे जाओ तब तक तो मेहमान ही चले जाते हैं। मुझसे तो तुम अच्छी हो जीजी, माँ तुमसे कुछ नहीं कहती। सॉरी जीजी, माँ तुमसे कुछ भी तो नहीं कहती। तू जो इतनी बकबक करती है किसी और को बात करने का मौका ही नहीं देती। चल। सुबह से तैयार क्यों नहीं हुई? आज भी चेहरे पे लेप नहीं लगाया। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, और ये दांत दिखाना बंद कर। मेहमान के सामने ठीक से चलना। वाह, मधुपुर की रबड़िया ने वर्ल्ड की बेस्ट रबड़ी। कृष्णकांत जी अब बात क्या चाहूंगा। अच्छा भाभी जी, आपकी दोनों बेटियों के हाथ जल्द ही पीले हों और आपको वर्ल्ड के बेस्ट जमाए मिले, ये मेरी शुभकामना। थैंक यू अंकल, आपकी बातें सुन के माँ आज मुस्कुराई तो सही। रमा, मैं भी जरा ठाकुर जी के मंदिर होकर आता हूँ। प्रवचन शुरू होने वाला। चले जी चलिए। चाचा जी हमेशा भूल जाते हैं। अच्छा अंकल, फिर आइएगा। अच्छा बेटी। कृष्णकांत जी की लाडली पूनम हमेशा उनका ध्यान रखती थी, उनकी पत्नी का भी ध्यान रखती थी। कृष्णकांत जी की बेटी छोटी, जो पूनम को सगी बहन से भी ज्यादा मानती थी, उसे प्यार करती थी, पर छोटी की माँ कभी अपना नहीं पा रही थी। कृष्णकांत जी के घर जब भगत जी आते तो पूनम को देख के कृष्णकांत जी को कहते कि वो पूनम के लिए रिश्ता जरूर ढूंढेंगे, ऐसा रिश्ता जहाँ पूनम को मान मिले, सम्मान मिले, पूनम के गुणों का आदर हो। इसीलिए वो कृष्णकांत जी को बताते हैं कि उन्होंने पूनम के लिए एक रिश्ता ढूंढा है। दिल्ली के सबसे बड़े ट्रिलिप हरिश्चंद्र जी के बेटे प्रेम के लिए। ये बात सुनकर कृष्णकांत जी थोड़े चौंक जाते हैं और कहते, इतने बड़े घर का लड़का, इतना बड़ा परिवार, वो किस तरह उन्हें अपनाएंगे। फिर भी भगत कहते हैं कि अगर हम एक बार पूनम की तस्वीर उन्हें दिखाए तो शायद वो लोग मान जाए। और आखिर पूनम सुंदर है, सुशील है, गुणी है। भगत जी के लाख समझाने के बाद कृष्णकांत जी ये बात मान जाते हैं और पूनम की तस्वीर भगत जी को देते हैं। भगत जी ये तस्वीर लेके दिल्ली जाने की बात कहते हैं। यहाँ दिल्ली में
प्रेम अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में प्रेम के पिता हरिश्चंद्र, प्रेम के बड़े भाई सुनील, उनकी पत्नी भावना और उनका बेटा राहुल रहते थे। भले वो बड़े घर के हो, लेकिन उनके संस्कार, उनके आदर अभी भी उतने ही अच्छे थे। भगत जी उनके घर पूनम का रिश्ता लेके जाते हैं। पहले तो उनके घर पर बातचीत होती है और फिर वो कहते हैं कि उन्होंने प्रेम के लिए एक रिश्ता लाया है। मधुपुर का रिश्ता एक अच्छी लड़की है, सुशील है, सुंदर है। अगर उन्हें उनसे मिलना हो, उस लड़की की तस्वीर देखनी हो, तो वो ये तस्वीर उन्हें छोड़ के जाएंगे। और वैसा ही करते भगत जी। पूनम की तस्वीर वहीं पे छोड़ के जाते। आखिर हरिश्चंद्र जी भी चाहते थे कि उनके घर पे भी और एक बहू आए, ताकि उनकी बड़ी बहू भावना को भी एक अच्छे दोस्त मिल जाए, उनके बेटे प्रेम की शादी हो जाए। इसीलिए वो प्रेम को ये बात समझाना चाहते थे। प्रेम को जल्दी से ऑफिस बुला लेते हैं, तो पूरे ऑफिस में ये बात पता होती है कि प्रेम के लिए रिश्ता आया है। प्रेम को हरिश्चंद्र जी अपने कैबिन में बुला लेते हैं और उसे ये बात बताते हैं कि उसके लिए एक रिश्ता आया है, मधुपुर गांव से रिश्ता। क्या प्रेम रिश्ते के लिए मान जाएगा? आज भगत जी आए थे घर पर। उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की सजेस्ट की है। पूनम नाम है उसका। पूनम के माँ बाप तो नहीं है, लेकिन अपने चाचा जी की लाडली है वो लोग मधुपुर में रहते हैं। भगत जी बता रहे थे कि बहुत अच्छे और सीधे लोग हैं। अगर तुम्हारी हाँ हो तो अगले संडे हम मधुपुर जाकर लड़की से मिल सकते हैं। और अगर कोई और लड़की हो जो तुम्हें पसंद है तो तुम खुलकर कह सकते हो बेटा। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस शादी इतनी जल्दी? उम्र तो यही सही है बेटा। तुम्हारे भैया की शादी भी इसी उम्र में हुई थी। शास्त्रों में लिखा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि इस उम्र में एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे का बन जाना बहुत आसान होता है। रिश्तों की जड़ें मजबूत बनती हैं, गहरी होती जाती हैं। पापा, अभी तो मैंने अपना करियर शुरू भी नहीं किया। फैक्ट्री में ट्रेनिंग चल रही है। प्रेम हर इंसान को जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। वो तुम्हारी जिंदगी में प्रेरणा बनकर आएगी। तुम्हारी जिंदगी के हर पल को तुम्हारे साथ बांटेगी, तुम्हारे दुख आधे कर देगी और तुम्हारी खुशियां दुगनी। तुम शायद सोच रहे होगे कि मधुपुर जैसे छोटे शहर की लड़की क्यों? पर बेटा, तुम्हारी मां भोपाल के पास बैरागढ़ की लड़की थी। क्या उनसे बेटर कोई मां हो सकती थी तुम्हारे लिए? हम दोनों ने जिंदगी को भरपूर जिया, दुनिया देखी, तुम दोनों भाइयों को बड़े होते देखा। वो आज भी मेरे साथ है। आज जब नौजवानों में शादी से विश्वास उठते देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है। तुम्हारी मां कहा करती थी कि शादी के रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, ऑनेस्टी। आज के बच्चे इन शब्दों के मतलब भूलते जा रहे हैं। प्रेम, मैंने हमेशा तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश की है, ताकि तुमसे तुम्हारी भाषा में बात कर सकूं। यू नो, योर काइंड ऑफ फैशन, म्यूजिक, मूवीज। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने पापा से भी कुछ सीखो। लड़की से मिलो, उससे बातें करो। देखो, अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो और फिर डिसीजन लो।
और अब पूनम की फोटो। तुम देखो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। हरिश्चंद्र जी के लाख समझाने के बाद आखिर प्रेम उनकी बात कहाँ टालता था। अपने पिता का सबसे लाडला और समझदार बेटा था। उसके संस्कार भी इतने अच्छे थे कि वो अपने बड़ों की बात कभी टालता नहीं था। और जब उसने पूनम की फोटो देख ली तो उसके मन में भी एक उलझन थी। आखिर बिना मिले बिना देखे कैसे वो रिश्ते को हाँ करे। आखिर एक बार पूनम से मिल ले तो शायद कुछ बात बन पाए। प्रेम बहुत सारी उलझनों में था। उसकी उलझन दूर करते उसके भैया और भाभी यानी सुनील और भावना। सुनील और भावना प्रेम को समझाते हैं कि जिस उलझन में वो है उसी उलझन में पूनम भी है। उसे भी तो इस रिश्ते के लिए सोचना है, पसंद करना है। कुछ वक्त तो जरूर लगेगा, पर जब तक वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तब तक कुछ भी तय नहीं हो सकता। अपने भैया भाभी के समझाने के बाद प्रेम पूनम से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ ये बात भगत जी पूनम के घर पे बताते हैं। पूनम के घर पे खुशी की लहर दौड़ जाती है। पूनम के चाचा जी बड़े खुश होते हैं। आखिर इतने बड़े घर से रिश्ता जो आया था पूनम के लिए, आखिर पूनम इतने बड़े घर में जाएगी। पर ये बात सुनकर पूनम की चाची बड़ी नाराज होती है। उन्हें अपनी बेटी की परवाह थी। उन्हें ऐसे लगता था कि पूनम की वजह से उनकी बेटी की शादी नहीं हो सकती। कोई पूनम की वजह से उनकी बेटी को अपनाएगा नहीं। आखिर पूनम इतनी सुंदर थी तो उनकी बेटी को कौन अपनाएगा। फिर भी कृष्णकांत जी के समझाने के बाद उनका मन रखने के लिए रमा मान जाती है। और वो दिन आता है जिस दिन प्रेम का पूरा परिवार पूनम के घर आते हैं रिश्ता पक्का करने के लिए। पहली बार जब कृष्णकांत और हरिश्चंद्र मिलते हैं तो हरिश्चंद्र कृष्णकांत जी की सादगी देखकर ये पता लगा लेते हैं कि उनकी बेटी पूनम भी उतनी संस्कारी, सुशील और सुंदर होगी। और वैसा ही होता है। जैसे ही वो लोग पूनम को देखते तो वो पहली मुलाकात में पूनम को पसंद कर लेते हैं। फिर भी प्रेम के भाई भाभी सभी को पूनम पसंद तो आती है, लेकिन आखिरी फैसला तो प्रेम को लेना था। प्रेम को पूनम को समझना था। क्या पूनम को प्रेम पसंद आएगा? यहाँ पूनम की भी हालत ऐसी ही थी। पूनम को प्रेम के घर के लोग सभी पसंद आए थे, उनकी अच्छाइयाँ। फिर भी आखिर पूनम और प्रेम जब तक एक दूसरे को पसंद नहीं करते तब तक ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए प्रेम की भाभी पूनम और प्रेम को अकेले मिलने के लिए कहती है ताकि वो दोनों एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पसंद करे, एक दूसरे की बातें, एक दूसरे की अच्छाइयाँ, एक दूसरे को क्या पसंद है, ये और न जाने कितनी बातें। ये जब तक ये दोनों एक दूसरे से अकेले में मिलेंगे नहीं तब तक वो कैसे जानेंगे। और फिर पूनम और प्रेम अकेले मिलते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। क्या पूनम प्रेम को पसंद करेगी? क्या ये रिश्ता बन जाएगा? मैं नहीं जानता कि इस वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए। हम लोग मिले हैं ताकि हम अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में फैसला कर सकें। लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे के बीते हुए कल के बारे में नहीं बात कर लेते, हम अपने आने वाले कल के बारे में कैसे सोच सकते? मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दिल्ली में की। देन फॉर अबाउट अ ईयर आई वेंट अब्रॉड। कुछ दिन जर्नलिज्म सीखा, कुछ दिन लिटरेचर। बेसिकली खुद को खोजता रहा। मेरे भैया कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूं बिजनेस के मामले में। वो प्यार से मुझे भोलू कहते हैं।
कॉलेज में एक लड़की मुझे पसंद थी, मेरी क्लासमेट थी, मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठती थी। कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा ही हुआ, बाद में पता चला कि उसके पहले से ही 2 बॉयफ्रेंड्स थे। दोस्तों के साथ स्मोकिंग भी की, लेकिन जिस दिन भाभी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, उनसे वादा किया कि कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करूंगा। ये बातें मैंने पापा से भी नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा आपसे तो कहनी ही थी। भाभी बता रही थी कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है। आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं? शरद चंद्र जी की परिणीता, स्वामी रविंद्रनाथ जी की अतिथि समाप्ति। ऑल इन हिंदी, राइट? इनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। आप स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ती होंगी, आई मीन आध्यात्मिक। या जरूर पढ़ती होंगी। आप प्रार्थना में यकीन करती हैं? आई मीन भगवान से कुछ मांगो और यकीन करो कि वो आपको देंगे। डू यू बिलीव इन इट? कुछ बातों पर विश्वास होता है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। चाय ठंडी हो रही है, दूसरा कप? नो थैंक्स। क्या आपका कोई सवाल नहीं? उस लड़की के बारे में शायद सारे जवाब मिल गए। मधुर और चटपटा संगीत सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फिल्मी गपशप सिर्फ रेडियो उड़ान पर। खेल और समाचारों की बातें रेडियो उड़ान पर दोस्तों। समसामयिक विषयों पर चर्चा और परिचर्चा और डिबेट के हमारे प्रोग्राम्स, अंताक्षरी से लेकर और न जाने क्या क्या। अरे सिर्फ रेडियो उड़ान पर दोस्तों, और कहां? जी हां, आपका ये नया रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान लेकर आया है आपके लिए कंप्लीट प्रोग्राम बोनेंजा। हमारी वेबसाइट का पता है www.radioudan.com। तो सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी। जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या। चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में, जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए भुलाते भुलाते। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बायोस्कोप में। मैं हूं आरजे निकिता और आज की फिल्म है विवाह। आखिर एक उलझन थी प्रेम और पूनम के मन में। जैसे वो मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयाँ, एक दूसरे की पसंद,
जब वो जानते हैं तो उलझन भी खत्म हो जाती है। आखिर प्रेम को भी लगने लगता है कि वो वही लड़की है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। आखिर सबके सामने प्रेम शादी के लिए हाँ कर देता है और फिर पूनम से पूछा जाता है तो पूनम भी चाचा जी को बता देती है कि वो इस शादी के लिए तैयार है। फिर उसी समय इन दोनों की सगाई हो जाती है। पूनम की चाची को ये सब पसंद नहीं था क्योंकि सारी चीजें अगर पूनम की शादी में इस्तेमाल हो जाए तो उनकी बेटी की शादी में क्या रहेगा, इसीलिए वो पूनम के चाचा जी से नाराज थी। यहाँ प्रेम के पिताजी पूनम के चाचा जी को कहते हैं कि शादी की कोई चिंता न करे, जो भी खर्चा हो, जितने भी पैसे लगे वो उन्हें बताए, वो उनका साथ जरूर देंगे। शादी तय हो जाती है और 6 महीने के बाद शादी होने की बात होती है। वहाँ से सभी लोग शादी की बातें पूरी करके दिल्ली चले आते हैं। यहाँ पूनम की बहन छोटी पूनम को हमेशा छेड़ती रहती है। पूनम की शादी जो होने वाली थी और यहाँ प्रेम की भाभी प्रेम को हमेशा छेड़ते रहते हैं कि प्रेम को शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ेगी। दोनों ही घरों में खुशी का माहौल था, शादी का माहौल था। आखिर 6 महीने बाद दोनों की शादी जो होने वाली थी, मन ही मन में प्रेम पूनम को चाहने लगा था। पूनम की शादी, पूनम की सच्चाई, पूनम की अच्छाई प्रेम को पसंद आने लगी थी। तभी कृष्णकांत जी फोन करते प्रेम के घर पर और उन्हें अपने गांव सोम सरोवर आने की बात कहते हैं। तो यहाँ प्रेम का पूरा परिवार सोम सरोवर आता है। दोनों परिवार खुशियाँ मनाते हैं, साथ साथ खुशी का माहौल होता है। प्रेम पूनम को मिलने के लिए बहाने ढूंढता है। प्रेम और पूनम को मिलाने का काम करती प्रेम की भाभी भावना। प्रेम ज्यादा से ज्यादा वक्त पूनम के साथ बिताना चाहता था ताकि वो पूनम को और अच्छी तरह समझे। ये मुलाकातें बढ़ती ही रहती है और एक बार प्रेम के कहने पर पूनम उससे मिलने चली आती है। सबके लिए केसर का दूध बना था, सोचा शायद पसंद आए। यहाँ रात में अक्सर ठंड बढ़ जाती है। एक बार तो ऐसा लगा जैसे नहीं होगी। सब बैठकर बातें कर रहे थे, निकल ही नहीं पाई। तो क्या किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ आई हो? छोटी को पता है, उसने सबसे कह दिया कि मैं सो चुकी। और अगर किसी ने कमरे में झांक कर देख लिया कि तुम वहां नहीं हो तो? छोटी ने तकिए रखकर उन पे रजाई बिछा दी। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें यहां बुलाया। मैं आना चाहती थी। मैंने ये जानने में इतनी देर क्यों कर दी पूनम? ये भी नहीं देखा कि तुम मेरे लिए वो हार पहन कर आई। जानती हो पूनम, जब से सोम
सरोवर आया हूं, मैंने हर रोज चाह के तुम्हें छत पर बोला, लेकिन हर बार बस सोच कर रह गया। मुझे क्या पता था कि तुम्हें ये बुलाने का हक था मुझे, और जाना भी तो तब जाना जब ये तय हो गया कि कल जाना है। पूनम, लोग जिंदगी भर चाहत की खोज में भटकते रहते हैं। आज सोचता हूं ये विवाह की कैसी प्रथा है कि वो चाहत मुझे सौगात में मिली। अचानक मैं किसी के लिए इतना खास हो गया। मैं क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, अचानक इसका ख्याल मुझसे ज्यादा किसी और को रहने लगा। अचानक मैंने पूरा परिवार सोम सरोवर में खुशियां मना रहा था। तभी अचानक उनके ऑफिस से फोन आता है कि उन्हें जल्दी से दिल्ली आना है। तो सुनील प्रेम को बता देता है कि उन्हें दिल्ली जाना है वापस, तो जल्दी चले। प्रेम का जाने का मन नहीं था, लेकिन बिजनेस भी तो जरूरी था, इसीलिए पूरा परिवार दिल्ली चला जाता है। और यहाँ कृष्णकांत जी पूनम की शादी के लिए हर वो तैयारी करते हैं जो अपनी बेटी की शादी में करनी चाहिए थी। फूल वाले, हलवाई वाले, मंडप वाले, ये और न जाने कितनी बातें, ये सब देख रही थी उनकी पत्नी रवा, जिन्हें पूनम की शादी से कोई लेना देना नहीं था। वो तो कभी चाहती नहीं थी कि पूनम की शादी हो, और पूनम की शादी में अगर इतना खर्चा होगा तो फिर उनकी बेटी के लिए क्या बचेगा। इसीलिए वो कृष्णकांत जी से बहस करती रहती है कि पूनम की शादी में अगर सारे पैसे खर्च होंगे, सारे जवाहरात इस्तेमाल किए जाएंगे, तो अपनी बेटी के लिए क्या, अपनी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। कृष्ण उसे बहुत समझाते हैं कि उन्हें अपनी बेटी की भी परवाह है, पर पूनम भी तो उनकी बेटी है। पर रमा उनकी एक न सुनती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है पूनम। पूनम बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ आते हैं कृष्णकांत जी। कौन? बिट्टू? अरे क्या हुआ बेटा? शादी नहीं करूंगी चाचा जी। बिट्टू, क्या बात क्या हुई बेटा? इधर आ, यहाँ बैठ तो, बैठ जरा। क्या बात है बेटा? हाँ? चाचा जी, चाचा जी, सोम सरोवर के मकान की एक एक ईंट आपने खुद अपने सामने लगवाई थी। इस शादी के लिए आपने उसे गिरवी रख दिया। अभी छोटे की शादी होनी है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। छोटी की शादी भी इसी धूमधाम से होगी। मैं वचन देता हूं, बेटी का ब्याह हर पिता के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है बेटा। मुझे अपने अरमान पूरे करने नहीं देगी बेटा? हाँ? अच्छा सुन, आज हरिश्चंद्र जी की चिट्ठी आई है, सुनेगी? हाँ? एक सेकेंड। लिखते हैं,
हम सोम सरोवर में साथ साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। मधुपुर में समधी बने, सोम सरोवर में दोस्त बन गए। रिश्तों में इतनी जल्दी प्रमोशन, इसका सारा श्रेय आप द्वारा दिए गए अपनेपन को जाता है। मैं आपका नेचर जानता हूं, इसलिए दावे से कह सकता हूं कि आपने शादी की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी होंगी। बेटी की शादी में 1000 जिम्मेदारियां होती हैं। किसी तरह की चिंता मत कीजिएगा, आप और हम अलग नहीं हैं। बिट्टू, जिसके इतने अच्छे समधी हों, उससे किस बात की चिंता? हाँ? आखिर कृष्णकांत जी पूनम को बहुत समझाते रहे तो पूनम उनकी बात मान जाती है। अब प्रेम पूनम को कभी चिट्ठियां लिखता है तो कभी फोन कर लेता था। हर बात बताता था पूनम को वो। बिजनेस की बात, कैसे उसने मीटिंग में तरक्की कर ली, कैसे उन्होंने प्रोजेक्ट मिला लिए और न जाने कितनी बातें पूनम को हर बात पता थी। इस बार पहली बार प्रेम कोई नया प्रोजेक्ट हैंडल करने वाला था। उसे प्रोजेक्ट के सिलसिले में जापान जाना था, इसीलिए वो पूनम को ये बात बता रहा था और पूनम उसकी बात भी सुन रही थी। प्रेम का पूनम के बिना मन नहीं लग रहा था। वो उससे मिलना भी चाहता था, पर बहुत ही जल्द उसे जापान जाना था तो वो उसे मिल नहीं पा रहा था। या पूनम की भी हालत कुछ ऐसी ही थी, इसीलिए वो प्रेम को फोन करती है, उसे हर बात समझाती है। हेलो। हेलो। आज फिर बर्फ का पानी पिया? हाँ। क्यों? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। क्या? हाँ, अभी आ रहा हूँ। रुको। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए डर लग रहा है। पूनम, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा? सफल क्यों नहीं होंगे? लीगल चीजों का, बिजनेस का मेरा कभी एप्टीट्यूड नहीं रहा। सब लोग मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, बेहतर है। आप जरूर सफल होंगे, और जानते हैं, जब आप सफल होकर लौटेंगे तो एयरपोर्ट पे सारे लोग मालाएं लेके खड़े होंगे आपके स्वागत में। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? आपको जानती हूँ। लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा जानती हो। मैं प्रार्थना करूंगी। एक बार फिर कहना। मैं प्रार्थना करूंगी। 3 दिन के बाद जा रहा हूं। 1 महीने तक कोई फोन कॉल नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। सोच लो। मंजूर। और कुछ? अरे सर, आप यहाँ? ऊपर मीटिंग में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इंडिया, इंडिया, we will sing. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है Say Everything।
Everything is a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति। Say everything is a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. बसंत की बहार, होली की मीठी सी टकरार, ईद की मोहब्बत और दिवाली की जगमगाहट, इन सभी त्योहारों के विषय में जानकारी लेकर आ रहा है आपका दोस्त, आपका होस्ट संजीव गांधी। तो सुनना ना भूलिएगा आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर हर शनिवार शाम 7 से 8 अपना प्रोग्राम रब की गुजारिश। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है बायोस्कोप और आज की फिल्म है विवाह। यह प्रेम जापान चला जाता है उस प्रोजेक्ट के लिए जो पहली बार उसने हैंडल किया था, और वहाँ वो पूरी कामयाबी के साथ वो प्रोजेक्ट हैंडल करता है और वहीं से वो फोन कर देता है अपने घर। उनकी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिल गया है। अब तो बहुत ही खुशी का माहौल था। आखिर पहली बार प्रेम ने कोई प्रोजेक्ट हासिल किया था, पहली बार उसने इतना बड़ा काम कर दिया था। इसीलिए हरिश्चंद्र जी चाहते थे कि जैसे प्रेम दिल्ली आए तो उनके घर पर पूनम हो। तो इसीलिए हरिश्चंद्र जी फोन करते हैं कृष्णकांत जी के घर पर और उन्हें बता देते हैं कि प्रेम ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला लिया है, तो वो पूनम को मिलना चाहता है। जैसे प्रेम दिल्ली आ जाए तो पूनम उसे मिले। ये बात सुनकर कृष्णकांत जी खुश हो जाते हैं और दिल्ली आने की बात को हाँ करते हैं और उनके कहने पर वो लोग दिल्ली चले जाते हैं। एयरपोर्ट पर प्रेम पूनम को देखकर चौंक जाता है। आखिर सच में पूनम है? ये बात वो अपनी भाभी को पूछता है तो भाभी हाँ करती है। प्रेम के आने की खुशी में और प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में हरिश्चंद्र जी एक पार्टी रखते हैं। वहाँ सभी को पूनम से मिलाते हैं। पूनम भी प्रेम के घर पर आकर बहुत खुश थी। कुछ वक्त बिताने के बाद पूनम अपने घर वापस चली जाती है। यहाँ पूनम और प्रेम की शादी की जोरदार तैयारियां चल रही थी। हर वो चीज की जा रही थी जो अपनी बेटी की शादी के लिए कृष्णकांत जी करना चाहते थे, और ये बात पूनम की चाची को पसंद नहीं आ रही थी। बहुत सारा खर्चा हो रहा था और कृष्णकांत जी अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। पूनम की चाची इस बात से नाराज थी। आखिर सारी चीजें पूनम को दी जाए तो अपनी बेटी के लिए क्या रखेंगे? अपनी बेटी के बारे में कोई सोच नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था। इसीलिए वो जेवरात देने से मना करती है जो पूनम की माँ ने पूनम के लिए रखे थे। रवा, मैं बस लिस्ट ही बना रहा था। पूनम की ससुराल, उसके साथ क्या क्या सामान जाएगा, उसे वहाँ किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कपड़े, जेवर। सुनो, वो भैया भाभी के गिरवी रखे जेवर जो हमने छुड़ाए थे वो जरा देना। उनमें से आधे पूनम के साथ जाएंगे। उन्हें जरा पॉलिश वगैरह करा लेता हूँ।
पुराने जेवरों में से कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये रहे वो नए जेवर जो इस शादी के लिए भगत जी से बनवाए थे, इतने काफी हैं। क्या मतलब? आपने शायद लाखों का वो हीरो का सेट नहीं देखा होगा जो आपके लाडली भतीजी को उसके ससुराल वालों ने दिल्ली के समारोह में पहनाया था। आपके कुछ हजार के सेट उसके साथ नहीं गए तो वहां उसकी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी। पुराने जेवर छोटी के लिए रहने दो। रमा, ये मत भूलो वो जेवर भैया भाभी के हैं और वो सिर्फ कहने नहीं, पूनम के लिए उनका आशीर्वाद है। जब उन्होंने गिरवी रखे थे तो उनके थे, छुड़ाने के बाद वे हमारे हैं। क्या इस हमारे में पूनम शामिल नहीं है रमा? मैंने कह दिया सो कह दिया। इस शादी में सब अपनी मर्जी का कर रहे हो। यह भी अपनी मनमानी चलाई तो कह देती हो। इस शादी से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। रमा, इस घर की 2 बेटियां हैं और इस घर की हर चीज पर दोनों का बराबर का अधिकार है। और पूनम मेरी बड़ी बेटी है, ये तुम मानो या ना मानो। ये बात है तो ठीक है। ये लो जेवर और ये रही चाबी। जो जी मैं करो। रमा, पूनम अपनी चाची की बात सुनती है। पूनम को बुरा भी लगता है पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो उस ममता के लिए तरस रही थी जो उसे कभी मिल नहीं पा रही थी। पूनम की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। मेहंदी की तैयारियां चल रही थी, संगीत का फंक्शन चल रहा था। किसी भी फंक्शन में पूनम की चाची ने हिस्सा नहीं लिया। वो इस शादी से खुश नहीं थी। उन्हें इस शादी से कोई लेना देना नहीं था। शादी की तैयारियों में लोग मगन थे पर पूनम की चाची शादी के किसी भी फंक्शन से न खुश थी, न किसी भी फंक्शन में वो शामिल हो रही थी। शादी के तामझाम में अचानक वो हादसा हो जाता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। शादी दूसरे दिन ही होने वाली थी और रात में ही आग लग जाती है। आग में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। यहाँ से वहाँ लोग भाग रहे थे, कोई कहाँ, किसी को किसी की खबर नहीं थी। तभी अचानक सभी लोग चिल्लाते हैं कि दुल्हन को बचाओ। तभी सभी लोग पूनम को ढूंढते हैं। पूनम भी आग से दूर ही थी। कैसे वैसे सभी लोग पूनम को तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी सभी को याद आता है कि पूनम की छोटी बहन छोटी उसी कमरे में जहाँ पर आग लगी है। बहुत लोग कोशिश करते पर कोई छोटी को ढूंढ नहीं पाता है। तभी पूनम छोटी को बचा लेती है और पूनम उस आग में झुलस जाती है। चाची जी, छोटी ठीक है चाची जी, छोटी ठीक है। और डॉक्टर ऐसे अबांस कैसी दिया? यस डॉक्टर। डॉक्टर, पेशेंट काफी जल गई है डॉक्टर। ओके, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, पेशेंट के पिता कौन है? जी, आइए मेरे साथ।
पेशेंट को अप्रोक्सीमेटली 40% सुपरफिशियल टू डीप बर्न्स हुए हैं, 3rd डिग्री बर्न्स इंक्लूडेड। गनीमत है कि चेहरा बच गया। आखिर डॉक्टर की बात सुनकर पूनम के चाचा बहुत उदास होते हैं। कभी भगत जी कहते कि कल बारात आने वाली है तो उन्हें प्रेम के घर पर बता देना चाहिए, और वही लोग प्रेम के घर पर फोन करते हैं। पूनम के जल जाने के बाद वो लोग बताते हैं। अब तो पूनम को भी यकीन था कि पूनम के जल जाने के बाद कोई उसे नहीं अपनाएगा। यह डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी पूनम को ठीक होने में टाइम तो लगने ही वाला था। और तभी वहाँ आता है प्रेम का पूरा परिवार। वो कृष्णकांत जी से कहते हैं पूनम का इलाज उनके डॉक्टर करेंगे। तो कृष्णकांत जी उनकी बात सुनकर खुश होते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि इतने बड़े लोग होकर भी उन्होंने पूनम को अपनाने का इरादा नहीं बदला। आखिर पूनम इतनी जल गई है, फिर भी उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। डॉक्टर ऑपरेशन में लग जाते हैं और ऑपरेशन क्लियर हो जाता है। फिर भी डॉक्टर उन्हें बता देते हैं कि पूनम को ठीक होने में 1.5-2 महीने लगेंगे। क्या तब तक प्रेम रुक पाएगा? पूनम की इस हालत के बाद पूनम की चाची जी भी पूनम को समझ गई थी, पूनम को पसंद करने लगी थी। आखिर उनकी बेटी के लिए पूनम ने इतना बड़ा त्याग जो कर दिया था। अब तो पूनम को हॉस्पिटल में 1.5 महीना रुकना था, फिर भी प्रेम उसके पास हमेशा था। प्रेम उसे याद दिलाता है कि आज का दिन ही वही है कि उनकी शादी होने वाली है। देखो भाभी ने तुम्हारे लिए क्या भेजा, सिंदूर। आज हमारी शादी है पूनम। सिस्टर, 2 मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। वो खूबसूरत लड़की कोई और थी जो सिंदूर की हकदार थी। आज की हकीकत इस चादर में ढकी है। ना मैं हकीकत से बेखबर हूं पूनम, और ना तुम मेरे इरादों से अनजान। अगर तुम चाह रही हो कि तुम्हें यह देखकर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाए, तो यह मुमकिन नहीं पूनम। तुमने हमेशा मेरे लिए प्रार्थना की है पूनम, और उन प्रार्थनाओं ने हमेशा अपना असर दिखाया। आज मेरे लिए एक प्रार्थना और करो कि मुझे वो शक्ति मिल सके कि मैं कभी भी तुम्हारे मन को कमजोर न बनने दूं। तुम मेरी साथी हो पूनम, सबसे खूबसूरत साथी, जैसे हमेशा मेरी सर्दी की फिक्र रहती। मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पहनता हूं, इसका ख्याल मुझसे ज्यादा रहता है, जो मुझसे बेहतर जानती है। आज हमारी शादी के दिन मैं तुमसे एक तोहफा चाहता हूं पूनम। मुझे अपने सारे दर्द दे दो। आखिर धीरे धीरे पूनम ठीक हो जाती है। प्रेम की अच्छाइयाँ, प्रेम का पूनम के प्रति प्यार
इससे पूनम जल्दी ठीक हो जाती है और फिर प्रेम और पूनम की शादी हो जाती है ना खूबसूरत विवाह। बस यही पर पूरी होती है आज की ये फिल्म विवाह। आपको हमारी आज की ये बायोस्कोप और आज की ये फिल्म कैसी लगी हमें जरूर बताइए। वैसे आपके बहुत सारे फीडबैक, बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारे सुझाव हमें मिलते ही रहते हैं, जिसके लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमें अपने फीडबैक्स, अपने सजेशन देने के लिए हमारी ईमेल आईडी है mail@radioudan.com, nikita@radioudan.com। वैसे ऐसे आप हमें अपने फीडबैक्स देते रहिए। हमें फेसबुक पर आप लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/radioudan। आप हमें स्काइप पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियोडान RADIOUDAN रेडियोडान। आप ऐसे हमारा शो, हमारी बायोस्कोप सुनते रहिए। आप कोई फिल्म मेरी जुबानी सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए, हम आपकी फिल्म जरूर सुनाएंगे हमारे बायोस्कोप में। अब हमें घड़ी इशारा कर रही है कि हमें आपका साथ छोड़ना होगा। ये साथ अगले हफ्ते हम जरूर कायम रखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए। मैं अगले हफ्ते आऊंगी आपसे मिलने इसी रेडियो स्टेशन पर, रेडियो उड़ान पर, लेकिन खूबसूरत बायोस्कोप और एक खूबसूरत फिल्म लेके आऊंगी आपके लिए। तब तक एंजॉय कीजिए, मुझे दीजिए